हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हमारे सेकेंड मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हुए कैरनॉट्स थ्योरम को देखने वाले हैं। उसको प्रूव भी करेंगे, साथ ही साथ कैरनॉट थ्योरम की जो करोलीज ऑफ कैरनॉट थ्योरम है उसको भी हम यहाँ पे देखें। कैरनॉट स्टेट्स दैट ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन फिक्स्ड टेम्परेचर सोर्स एंड फिक्स्ड टेम्परेचर सिंक नन हैज़ अ हायर इफिशियंसी दैन अ रिवर्सिबल हीट इंजन। मतलब कैरनॉट का स्टेटमेंट है कि अगर हम कोई एक फिक्स टेम्परेचर सोर्स ले लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा है टेम्परेचर सोर्स T1, और एक फिक्स टेम्परेचर सिंक ले लें T2, मतलब हम रिजर्वायर है उनका टेम्परेचर फिक्स कर दे और उस दो रिजर्वायर के बीच में हम चाहे जितने भी हीट इंजन लगाए, उस सब हीट इंजन में जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसका इफिशियंसी बाकी के हीट इंजन से ज़्यादा होगा। मतलब ये मेरा कोई एक टेम्परेचर T1 है, T1 रिजर्वायर है, और ये मेरा पास एक दूसरा T2 रिजर्वायर है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हीट इंजन लगाता हूँ, मैं यहाँ पे कितने भी हीट इंजन लगाऊंगा, तो इसमें जो हीट इंजन रिवर्सिबल होगा, उसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगा। मतलब इस साइड में अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई 3 इंजन है ABC, और ये मेरे पास C जो इंजन है वो रिवर्सिबल है, और A और B है वो एनी अदर इंजन है, इरिवर्सिबल है या फिर एनी अदर है, तो इस A और B इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो C इंजन से कम होगी। ये कहता है हमारा कैरनॉट थ्योरम। No heat engine has a higher efficiency than a reversible heat engine operating between same temperature source and same temperature sinks। मतलब टेम्परेचर सोर्स और सिंक को हम अगर फिक्स कर देंगे और उसके बीच में नंबर ऑफ हीट इंजन्स लगाएंगे, तो उसमें जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होता। तो यह है हमारा कैरनॉट स्टेटमेंट था। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेम्परेचर सोर्स लिया है जिसका टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे एक टेम्परेचर सिंक लिया है जिसका टेम्परेचर T2 है, और इसके बीच में दो इंजन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरे पास है हीट इंजन जिसको मैं A मान रहा हूँ, और सेकेंड मेरे पास एक अलग हीट इंजन है उसको मैं B हीट इंजन बोलता हूँ। तो ये मेरे पास दो अलग अलग हीट इंजन है। अब इसमें हीट सप्लाई जो है वो सेम सोर्स से ले रहा हूँ, मैं T1 से ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो हीट होगा वो Q1 A इंजन के लिए है, तो मैं यहाँ पे सफिक्स A लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ मैं वो है Q1, और मैं B इंजन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे Q1A और Q1B सेम सोर्स से ले रहा हूँ, सेम सोर्स से मैं Q1A और Q1B ले रहा हूँ, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि Q1A इज इक्वल टू Q1B इज इक्वल टू Q1। मतलब मैं सेम हीट A इंजन और B इंजन को जो हीट सप्लाई होगा वो सेम होगा। तो हमारा अजम्पशंस में फर्स्ट पॉइंट होता है, प्रूव कर रहे हैं हम अभी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास जो हीट सप्लाई फॉर हीट इंजन A और हीट सप्लाई फॉर हीट इंजन B जो है वो दोनों का सेम है। मतलब जो हीट सप्लाई कर रहा हूं मैं वो दोनों केस में सेम होगा, और यहाँ पे हीट रिजेक्ट जो होगा वो Q2A A इंजन का है, और यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट होगा वो होगा Q2B B इंजन के लिए। अब हीट इंजन है तो वर्क आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ से मुझे वर्क आउटपुट मिलता है, उसे मैं मान लेता हूँ WA है मेरे पास, और हीट इंजन B का जो वर्क आउटपुट है वो मेरे पास WB है। ओके, तो यहाँ तक तो मैंने सिर्फ हीट इंजन लिखा है, हीट इंजन A और हीट इंजन B, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था हीट इंजन क्या होता है। खाली एक यहाँ पे टेम्परेचर सोर्स T1 और टेम्परेचर सोर्स T2 दोनों हीट इंजन के लिए सेम है। अब इसमें जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैरनॉट थ्योरम। कैरनॉट थ्योरम बोलता है अगर इसमें मैं कोई एक रिवर्सिबल हीट इंजन ले लूँ तो उसका एफिशिएंसी दूसरे हीट इंजन से ज़्यादा होना चाहिए, और वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर सोर्स सिंक को फिक्स कर दिया है, जो हीट सप्लाई होगा दोनों इंजन का वो भी सेम होगा। अब कैरनॉट मैं अगर हीट इंजन A है
वो इसको एनी हीट इंजन मान लेता हूँ, एनी हीट इंजन मतलब ये कोई भी हीट इंजन है, और हमारे पास जो हीट इंजन बी है उसको मैं रिवर्सिबल मान लेता हूँ, वो रिवर्सिबल मान लेता हूँ। अब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बी जो इंजन है वो रिवर्सिबल है, मतलब इफिशियंसी जो बी का इफिशियंसी होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए इफिशियंसी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू कैरनॉट थ्योरम, क्योंकि बी हमारे पास रिवर्सिबल इंजन है। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं, हमें ये प्रूव करना है इफिशियंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए। तो हम इसका उल्टा यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, लेट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ए इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन बी। हमें प्रूफ उल्टा करना है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इफिशियंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने देखा है इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, ओके, नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड फॉर इंजन। अब ये ए इंजन के लिए ले लेता हूं तो मेरे पास हो जाएगा वर्क फॉर ए एंड हीट सप्लाई है मेरे पास 1 ए, राइट। अब इसका इफिशियंसी मैंने यहाँ पे लगा है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए नेट वर्क आउटपुट बी एंड हीट सप्लाइड फॉर हीट इंजन बी। अब Q1A और Q1B जो हीट सप्लाइड है वो सेम है, हमने कंसिडर कर लिया है कि जो एक ही सोर्स से हम हीट ले रहे हैं और ये दोनों का हीट का जो रेट है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके WA डिवाइडेड बाय Q1, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ग्रेटर देन WB डिवाइडेड बाय Q1। अब दोनों साइड से मैं Q1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा वर्क डन ऑफ A इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ B, राइट। अगर मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ इफिशियंसी ऑफ A इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ B, तो मेरे पास एक रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि वर्क डन नेट वर्क आउटपुट ऑफ हीट इंजन A इज ग्रेटर देन नेट वर्क आउटपुट ऑफ इंजन B। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो हमने कंसीडर किया है हीट इंजन ए जो है वो एनी हीट इंजन है, और हीट इंजन बी जो है वो रिवर्सिबल हीट इंजन है। अब रिवर्सिबल है मतलब मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्सिबल का मतलब होता है किसी भी स्टेट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं उस सिस्टम को रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास हीट इंजन बी है वो रिवर्सिबल है, अब मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, खाली उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब वैसे ही साइकिल को हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल, ओके। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको हीट इंजन था तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, इसके डायरेक्शन चेंज होंगे। यहाँ पे मुझे वर्क आउटपुट मिल रहा था WB, तो अब इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो मैं मान लेता हूं मैं यहाँ पे अभी वर्क सप्लाई कर रहा हूं WB। ये जो रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये रिवर्स करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो लिख रहा हूं। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ से हीट लेके यहाँ पे छोड़ रहा था, अब मैं रिवर्स कर देता हूं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इस तरफ जा रहा था तो अब यहाँ से हीट ले लेगा और यहाँ पे सप्लाई करेगा, ओके। तो ये मेरे पास रिवर्सिबल हीट इंजन है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये जो रेड पेन से आपको दिख रहा है ये रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो WA है वो ग्रेटर देन है WB से, यहाँ से है WA इज ग्रेटर देन WB, मतलब हम यहाँ पे अगर नेटवर्क की बात करेंगे, अब मैं खाली इस रेड पेन से जो लिखा है उसको दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे पास W नेट मुझे मिलेगा WA माइनस WB। इस दोनों साइकिल को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास WA माइनस WB मुझे नेट वर्क आउटपुट मिलेगा। अब ये जो वर्क है ये WA है मेरे पास और इससे मैं सप्लाई कर रहा हूँ WB, तो हमारे पास WA इज ग्रेटर देन WB है, मतलब हमें कुछ ना कुछ नेटवर्क आउटपुट अभी मिल रहा है। और हमारे पास जो Q1A और Q1B है
वो सेम है, Q1A और Q1B हीट सप्लाइड जो थे वो सेम थे। अब रिवर्स करने के बाद भी वो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ से हीट लेके यहाँ रिजेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से हीट लेके यहाँ रिजेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ पे हीट इंजन ए को सप्लाई और हीट इंजन बी से जो रिजेक्ट हीट हो रहा है वो सेम है। तो ये दोनों सेम है, तो मैं इस टेम्परेचर को, इस सोर्स को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो भी मेरा इंजन वर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हीट मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा हूँ उतना ही हीट इस इंजन को सप्लाई कर रहा हूँ। जितना हीट मैं यहाँ से रिजेक्ट करता हूँ उतना ही हीट मैं इसको सप्लाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस अभी क्रिएट हो गया है। ये मेरे पास एक साइक्लिक प्रोसेस क्रिएट हो गया है, और ये साइक्लिक प्रोसेस आप देखेंगे यहाँ पे WA WB है, मतलब मुझे इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा है, WNet WA माइनस WB मिल रहा है, और एक ही टेम्परेचर सोर्स पे ये साइक्लिक प्रोसेस वर्क कर रहा है। मतलब सिंगल सोर्स है, अभी दूसरा सोर्स मैंने एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्ट हो रहा था तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा था उसका वैल्यू सेम है। तो एक सिंगल रिजर्वायर से हम हीट सप्लाई करके वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं। और हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखा था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल प्रोड्यूसेस नेट वर्क आउटपुट एक्सचेंजिंग हीट विथ सिंगल रिजर्वायर। मतलब ऐसा कोई डिवाइस हम नहीं बना सकते जिसमें सिंगल रिजर्वायर से हीट लेकर हम वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर अदर इफेक्ट कुछ नहीं है, सिंगल रिजर्वायर से लेके हम सिंगल रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करके उसके कुछ आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे वायोलेशन हो जाएगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल हो जाता है क्योंकि सिंगल रिजर्वायर से हम नेट वर्क आउटपुट निकाल रहे हैं। तो हमने जो कंसिडर किया था इफिशियंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी, ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग है क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यहाँ पे फेल हो रहा है। तो हमने जो इफिशियंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी लिया था वो रॉन्ग है। तो इसीलिए हमें इफिशियंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए, ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वल भी नहीं हो सकता है, यहाँ से इक्वल भी नहीं हो सकता। इक्वल होता तो यहाँ पे नेटवर्क आउटपुट हमें 0 मिल जाता, जो कंसीडर किया था तो 0 मिल जाता, लेकिन नेट वर्क आउटपुट है हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट हमें इस सिस्टम से मिलता है। तो यहाँ पे नेट इफिशियंसी इसका इक्वल भी नहीं होगा और ए का इफिशियंसी ग्रेटर भी नहीं होगा। तो इफिशियंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए, ये हम यहाँ से प्रूव कर लेते हैं। तो ये था कार्नोट थ्योरम का प्रूफ। अब हम इसका कोरोलिज ऑफ कार्नोट थ्योरम। कोरोलिज ऑफ कार्नोट थ्योरम होता है ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर सोर्स एंड सेम टेम्परेचर सिंक हैज सेम इफिशियंसी। मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक टेम्परेचर सोर्स है T1 और एक टेम्परेचर सिंक है T2, तो इसके बीच में अगर मैं नंबर ऑफ हीट इंजन ले लेता हूँ और सभी के सभी रिवर्सिबल है, सभी के सभी रिवर्सिबल हीट इंजन है, ए भी रिवर्सिबल है, बी भी रिवर्सिबल है और सी भी रिवर्सिबल है, उस केस में इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ सी होगा, क्योंकि ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन है, सेम टेम्परेचर सोर्स और सेम टेम्परेचर सिंक से जुड़े हुए हैं, तो इसका इफिशियंसी सेम होगा। तो इसका इफिशियंसी सेम होगा। ये होता है कोरोलिज ऑफ कार्नोट थ्योरम। और कार्नोट थ्योरम क्या होता है, अगर इसमें खाली एक ही सी इंजन जो है वो रिवर्सिबल है तो उस केस में इफिशियंसी ऑफ सी इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए और इफिशियंसी ऑफ बी। तो हम अब कार्नोट थ्योरम का कंक्लूजन देख लेते हैं। मैंने बोला था कि कार्नोट थ्योरम की जो कार्नोट थ्योरम बताता है कि अगर कोई रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसका इफिशियंसी अदर इंजन से ज़्यादा होता है, ये बोलता है हमें कार्नोट थ्योरम। अब हम जो भी इंजन हमारे पास होते हैं उसका इफिशियंसी, मैंने आपको हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर वाले लेक्चर में बताया था कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू नेटवर्क आउटपुट W डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड होता है। तो W हमारे पास यहाँ से Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड है और हीट सप्लाइड QS है, तो यहाँ से हम 1 माइनस QS डिवाइडेड बाय QR लिख सकते हैं। यह होता है इफिशियंसी ऑफ एनी हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन।
अगर वो रिवर्सिबल नहीं है तो। अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल इंजन है, मतलब कैरनॉट साइकिल ओबे करेगा, रिवर्सिबल है तो कैरनॉट है, तो इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल में मैंने आपको यही बताया था, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। इसको भी हम QS माइनस QR डिवाइडेड बाय QS भी लिख सकते हैं, और इसको एक अलग फॉर्म से लिखा जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। अब ये कब लिख सकते हैं? जब ये रिवर्सिबल साइकिल है, उसी केस में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 लिख सकते हैं। अगर इंजन रिवर्सिबल नहीं है तो उस केस में हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगा वो होगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो हम यहाँ से हीट इंजन का एक्चुअल हीट इंजन होगा उसका इफिशियंसी यहाँ से निकाल सकते हैं, और जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगा वो ये होगा, किसी भी हीट इंजन का जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है वो कैरनॉट साइकिल के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन निकालने हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक कोई हीट इंजन क्रिएट करने वाला है, उसने बोला है कि इतना हीट आएगा इतना हीट जाएगा, तो ये हीट इंजन पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे। तो पॉसिबिलिटी चेक कैसे करते हैं? जो भी हीट इंजन आपको दिया है उसका आप इफिशियंसी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू QS माइनस QR डिवाइडेड बाय QS। तो ये किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी है, और हम उसके कंपेयर करेंगे कैरनॉट साइकिल से। अगर आपको जो हीट इंजन दिया हुआ है उसका एफिशिएंसी कम या इक्वल टू होगा कैरनॉट साइकिल के, कम या इक्वल टू होगा कैरनॉट साइकिल के, तो वो हीट इंजन पॉसिबल है, तो वो हीट इंजन पॉसिबल है। मतलब जो भी हीट इंजन आपको दिया हुआ है उसकी इफिशियंसी आप निकालेंगे, उसको कैरनॉट साइकिल की इफिशियंसी से कंपेयर करेंगे, और अगर उसका इफिशियंसी कैरनॉट साइकिल से कम या कैरनॉट साइकिल के बराबर आता है तो आप बोल सकते हैं कि वो हीट इंजन क्रिएट करना पॉसिबल है। और अगर हीट इंजन जो आपको दिया हुआ है उसका इफिशियंसी कैरनॉट साइकिल की इफिशियंसी से ज़्यादा आता है तो वो हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कैरनॉट थ्योरम हमें बताता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू कैरनॉट इफिशियंसी, और उससे ज़्यादा इफिशियंसी वाला इंजन हम क्रिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पे यही लिखा है, हीट इंजन की इफिशियंसी ग्रेटर देन कैरनॉट की इफिशियंसी से है, तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कैरनॉट थ्योरम। तो यहाँ से हमें ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलते हैं, इससे हम कोई भी हीट इंजन पॉसिबल है या नहीं ये बता सकते हैं।